ब्रिलियंट यूपीएससी विलियम प्रैक्टिस सीरीज में अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? पहला, अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है। अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। अधिकार व्यक्ति पर युक्ति युक्त निर्बंध है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली है। उपयुक्त में से कौन सा कथन या है सही है या है? ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, 1 और 4। और डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी, यानी केवल 1 और 4 ही सही हैं। यानी अधिकार जो हैं वो व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है और अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसी चीज़ की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है। दूसरा, अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल 1। बी, केवल 1 और 2। सी, 1, 2 और 3। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी केवल 1 और 2 ही सही हैं। तीसरा जो कथन है वो गलत है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो अधिकार हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखकर आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ दुनिया दी जा सकती है, जिससे कि वे भी बेहतर जीवन को जी सकें। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, वृक्षों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना आदि। अतः कथन 1 सही है। अगर मुझे विचारों के अभिव्यक्ति करने का अधिकार मिलना चाहिए तो मुझे दूसरों को भी यह अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में और दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहता तो मुझे दूसरों की पसंद दखलंदाजी से बचना होगा। अतः कथन 2 सही है। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं तो उसे इंटरनेट पर डाल दूं तो यह उसके गोपनीयता यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना चाहिए था। कथन 3 गलत था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, कथन और कारण के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको बताना है कि कथन की किस प्रकार से जो कारण है वो व्याख्या करता है या नहीं करता। तो पढ़ते कथन ए क्या है। स्वतंत्रता से जुड़े कारण आर अगर हम इसका पढ़ें तो चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगर इसका सही उत्तर देखें तो है ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है और आर जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। व्याख्या अगर इसकी करें तो ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी गतिविधियों से दूसरों को नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य कर्तव्य बनता है कि वे लोगों को होने वाले नुकसान से बचाए। अतः ऐसे मामलों में राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 12
में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। कथन पढ़ते हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय खाद्य निगम, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर दीजिए, आप सोचिए अपने मन में। इसका सही उत्तर है डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो है या कूट वो सही है। यानी अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य स्टेट शब्द का अंतर्गत निम्न निकाय हैं: भारत की सरकार व संसद, सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार, अन्य प्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अन्य प्राधिकारी शब्दावलियों का पर्याप्त विस्तार किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, डी केवल 4। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी केवल 1 और 3 कथन सही है, बाकी सब गलत है। यानी भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अस्पृश्यता का अंत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 2। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर देंगे आराम से। तो इसमें जो है तीसरा कथन जो है वो गलत है। ये मूल अधिकारों के 29 से 30 जो 29 से 30 अनुच्छेद है उसके बीच आता है। जैसे कि इसकी व्याख्या हम पढ़े कि 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है, उसमें से 14 से 18 समता के अधिकार की बात की है, जिनकी श्रेणी इस प्रकार है कि 14 में विधि का समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण की बात, और 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। 16 में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत किया गया है, और उपाधियों का अंत जो है वो 18 अनुच्छेद में किया गया है, जो कि समता का अधिकार है। इसलिए कथन 1, 2 व 4 समता के अधिकार संबंधित है। और अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, जो कि कथन 3 था, वह अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों में पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रिट जारी करने की शक्ति का वास्तव में का विस्तार किसी अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन इससे सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। यानी अनुच्छेद 139 के तहत संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, किंतु अभी तक संसद ने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, अतः कथन 1 सही है। वही अनुच्छेद 32(3) के अनुसार अनुच्छेद 32(1) और 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 32(2) में दी गई शक्तियों पर रिट जारी करने की शक्ति
में से किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक नागरिक को के समक्ष समान है। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। आसान क्वेश्चन है, इसमें दोनों ही सही होंगे। सी उसका उत्तर है। भारतीय संविधान विधि के समक्ष समता और इस आलोक में दिए गए कथन दोनों सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की राज्य किसी नागरिकों को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 15 राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहाँ जो इनडायरेक्टली आरक्षण की बात की गई है, शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है सरकार द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 15 जो धर्म जाति मूल वंश के आधार पर जो है भेदभाव को निषेध जो अधिकार ये करता है, इसी में ये पूछ रहा है कि कोई जो विशेष प्रावधान यदि सरकार करती है तो अनुच्छेद 15 का वह उल्लंघन नहीं होगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी केवल दो उत्तर जो है वो कथन सही है। पहला जो कथन है, राज्य किसी नागरिक सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकती, ये कथन गलत है। व्याख्या अनुच्छेद अगर इसकी पढ़े तो अनुच्छेद 15 में व्यवस्था दी गई है कि नागरिक केवल धर्म मूल वंश जाति के लिंग जन्म स्थान के या इनमें से किसी आधार पर दुकानों सार्वजनिक भोजनालय होटलों सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागते हैं राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं तालाबों स्नान घाटों दायित्व का निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी जानलेवा संक्रमणीय रोग से पीड़ित है तो राज्य जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति को सार्वजनिक स्नान के घाट से प्रयोग से रोक सकता है। कथन से गलत हो गया। जो 15 के अनुच्छेद के तहत है कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता, जिसमें स्थानीय निकाय और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क छूट शामिल है। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी प्रावधान बनाया जा सकता है। इसमें निजी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, चाहे वे राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करते हों या नहीं। अपवाद के लिए इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है, अतः कथन 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया गया था। बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम का प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग की सुरक्षित करने विचारधारा को अंगीकार करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे एक कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर देखें तो हम यह है सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 16(4) जो पिछड़े वर्गों के पक्ष में रोजगार हेतु आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंडल केस 1992 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 को पारित किया, जिसके तहत एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। अतः कथन एक सही है। प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के लिए 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को सभी प्रतिनिधित्व के वर्ग की सुरक्षा के आधार पर 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द कर दिया गया कि इस प्रकार राज्य को बैकलॉग रिक्तियों को पृथक रिक्तियों के रूप में मानने के लिए अधिकार प्रदान किया गया। अतः कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं।
अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई। यानी केस के बारे में पूछ रहा, किस केस में क्रीमी लेयर संबंधित मुद्दा उठा। KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, मधु लिमय बनाम वेद मूर्ति, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नियम है क्रीमी लेयर का वो प्रावधान यहाँ पर किया गया, वो था इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। जैसा कि इसमें भी आप देख सकते हैं, इंदिरा साहनी बनाम संघ में भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण किया जा सकता है। पिछड़े वर्ग अधिक संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर के निर्धारण में वर्गीकरण किया जा सकता है। पिछड़े वर्ग में अधिक संपन्न वर्ग संपर वर्ग क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए यह आवश्यक, अतः विकल्प बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालय में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नीचे दिया गया कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। व्याख्या पढ़ लीजिएगा इसकी। नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर्धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आज़ादी से भी है। उपयुक्त कथन का सही उत्तर है बी, यानी धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। भारतीय संविधान के ध्यान से पढ़ने पता चलता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर्धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो यदि आप मेंस की तैयारी के लिए धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म टॉपिक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप 11th क्लास की जो बुक है NCERT उसमें अलग से सेक्युलरिज्म पे टॉपिक दिया हुआ है, उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लोक व्यवस्था नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों के दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा है सही कथन? सत्य है। सत्य देखिए सही, गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर देखें तो है बी, यानी ना ही 1 ना ही 2, यानी दोनों ही सही है। असत्य पूछा था कौन सा असत्य है, यानी 1 और 2 में से कोई सा भी सत्य नहीं है, दोनों ही सत्य है। व्याख्या इसकी यहाँ से पढ़ ली गई। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, मंडल आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। इसकी सिफारिशों द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में
अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को लागू करने का सभी वर्गों ने स्वागत किया। कथनों पर विचार करना है। मंडल आयोग से संबंधित उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है? मंडल आयोग के बारे में कौन सा असत्य है? तो केवल 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर देखें तो है ए, यानी केवल 4 असत्य है, बाकी तीनों जो कथन है इसके सही है मंडल आयोग को संबंधित। यहाँ के वाक्य आप पढ़ लीजिएगा और PDF में पूरी व्याख्या इसकी दी जाएगी, उसमें पढ़ लीजिएगा। सो द एंड the video. Thank you. Please subscribe the channel, like and share the video. Thank you. Goodbye.